मित्रों, जोसेफ सी विजय की सरकार बन चुकी है तमिलनाडु में। 107 सीटें जीतने से लेकर सरकार बनने तक कई घटनाक्रम हुए, लेकिन अंततः विजय चीफ मिनिस्टर बन ही गए। फिल्म की पर्दा से रियल राजनीति में वो आ गए। 26 महीने पूरा एक पार्टी अचानक इतने बड़ी चुनावी मशीनरी कैसे खड़ी कर देती है, यही सबसे बड़ा सवाल है। 108 सीटें पर चुनाव लड़ना, लगभग 70,000 बूथ एजेंट तैयार करना, डिजिटल कैंपेन, मेगा रैलियां और हर विधानसभा क्षेत्र में व्यापक राजनीतिक उपस्थिति बनना कोई साधारण काम नहीं होता है आज के जमाने में। चुनाव के दौरान चर्च से जुड़े राजनीतिक संदेशों ने इस बहस को और गहरा कर दिया। रिपोर्टर्स के मुताबिक कुछ कैथोलिक बिशप द्वारा चर्च के माध्यम से ऐसे पर्चे बांटे गए जिनमें भाजपा के खिलाफ रणनीतिक मतदान की अपील की गई है। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज इंडिया थिंग्स में कुछ बात करेंगे तमिलनाडु के नया मुख्यमंत्री जोसेफ सी विजय के बारे में, क्योंकि बंगाल के बारे में बहुत बात हमने कर ली है। बंगाल में अब शांति पड़ गया। जो लोग ज्यादा उछल रहे थे, कूद रहे थे, अब सब शांत हो गए हैं। अब समझ गए होंगे मेरा इशारा किसकी तरफ है। मित्रों, जोसेफ सी विजय की सरकार बन चुकी है तमिलनाडु में। 107 सीटें जीतने से लेकर सरकार बनने तक कई घटनाक्रम हुए, लेकिन अंततः विजय चीफ मिनिस्टर बन ही गए। फिल्म की पर्दा से रियल राजनीति में वो आ गए हैं। राहुल गांधी का डीएमके से गठबंधन तोड़ के विजय को समर्थन देना बहुत लोगों को पचा नहीं, लेकिन मुझे उसमें कुछ अलग लगा नहीं। आखिर एक क्रिश्चियन दूसरे क्रिश्चियन को सपोर्ट करेगा ही। हालांकि ये कहना थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि राहुल तो अघोषित दत्तात्रेय ब्राह्मण है, लेकिन आप एक बार उनका सोशल मीडिया का अलग अलग जो अपलोड से आप अगर उसको चेक करेंगे, आपको पता चल जाएगा मैं क्या इशारा कर रहा हूं। ये मैं आपको ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन राहुल की बेइज्जती तो विजय के साथ मंच पर विजय के विधायकों ने ही कर दी। ये भी आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, रील्स में देखा होगा। एक बार फिर देख लीजिए, नहीं देखा हो तो सर्च कर लीजिए। लेकिन आज मैं राहुल की बात नहीं करने आया हूं, आज मैं बात करूंगा विजय की। विजय जोसेफ, जिन्होंने तमिलनाडु के चुनाव में खुद को एक उद्धारकर्ता की तरह प्रस्तुत किया है। पोस्टरों और रैलियों में उनकी छवि गरीबों के मसीहा और व्यवस्था के खिलाफ खड़े होने वाली नेता के रूप में गढ़ी गई। शपथ लेने का समय भी उन्होंने नौटंकी शुरू कर दी। ये भी आपने सोशल मीडिया में देखा होगा। लेकिन राजनीति में मसीहा अक्सर अपने दम पर नहीं बनते हैं। कई बार उनके पीछे ऐसे शक्तियां काम कर रही होती है जो सार्वजनिक मंच पर दिखाई नहीं देती है। मित्रों, यही सवाल अब तमिलगा वेत्री कड़गम टीवीके के तेज राजनीतिक उभार को लेकर भी उठने लगे हैं। कुछ नेता जनता के संघर्ष से उभरते हैं, जबकि कुछ को बेहद संगठित ढंग से स्थापित किया जाता है। विजय की राजनीति को लेकर भी अब यही बहस तेज होती दिख रहा है। सिर्फ 26 महीने पूरा एक पार्टी अचानक इतने बड़ी चुनावी मशीनरी कैसे खड़ी कर देती है, यही सबसे बड़ा सवाल है। 108 सीटें पर चुनाव लड़ना, लगभग 70,000 बूथ एजेंट तैयार करना, डिजिटल कैंपेन, मेगा रैलियां और हर विधानसभा क्षेत्र में व्यापक राजनीतिक उपस्थिति बनना कोई साधारण काम नहीं होता है आज के जमाने में।
भाजपा जैसी बड़ी पार्टी को भी बूथ स्तर की मजबूत संरचना खड़ी करने में दशकों लगे थे, लेकिन टीवीके ने ये सब मानो कुछ महीनों में ही कर दिखाया। चुनावी अभियान में पैसे का प्रभाव ही असाधारण बताया गया है। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स के अनुसार टीवीके का चुनावी खर्चा लगभग 1500 करोड़ रुपया तक पहुंच गया। इसके बावजूद ना तो कोई स्पष्ट फंडिंग संरचना सामने आई और ना ही ये साफ भी हुआ कि इतने विशाल राजनीतिक मशीनरी को वित्तीय ताकत कहां से मिली। जनता ने सिर्फ विज्ञापनों की बाढ़, हर जगह सक्रिय स्वयंसेवकों, डिजिटल प्रचार और विशाल ग्राउंड नेटवर्क को जनता ने देखा है इलेक्शन के दौरान। और इस दौरान एक और चेहरा लगातार विजय के साथ दिखाई देता है, आधव अर्जुना। टीवीके के महासचिव और पार्टी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक आधव अर्जुना तमिलनाडु के चर्चित लॉटरी किंग सौटियोगी मार्टिन के दामाद हैं। वही सेंटवोगी मार्टिन जिन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के जरिए कथित तौर पर 1368 करोड़ रुपया की खरीद कर देश के सबसे बड़े राजनीतिक फंडर्स में अपनी जगह बनाई। उनकी ताकत क्या है, ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके खिलाफ प्रवर्तन निर्देशालय या ईडी की जांचें, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप, छापेमारी और संपत्ति जब्ती जैसी कार्रवाइयां होती रही, लेकिन इसके बावजूद उनका नेटवर्क लगातार फैलता गया। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि मार्टिन परिवार अलग अलग राजनीतिक दलों के भीतर अपनी पहुंच बनाए रखने के सफल दिखाई देता है। सरकार किसी की भी हो, सत्ता उन्हीं की रहती है। अनेक अखबारों में, चैनल्स में ये खबर भी आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़िए। लेकिन सेंटियागो मार्टिन को आप केवल एक कारोबारी नहीं कह सकते हैं। पोप बेनेडिक्ट 16 ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें और उनके परिवार को एपोस्टोलिक ब्लेसिंग प्रदान की थी, जिससे कैथोलिक जगत में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक सम्मान माना जाता है। और इसके अलावा मार्टिन लाइब्रेरिया के कांसुल जनरल भी रह चुके हैं, जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय और राजनयिक नेटवर्क तक पहुंच मिली। जब राजनीतिक फंडिंग, धार्मिक प्रभाव और कूटनीतिक पहुंच एक साथ दिखाई देने लगे तो कहानी सिर्फ व्यापार या राजनीति तक सीमित नहीं रह जाती। विजय के पारिवारिक संबंधों को भी आप जरा गौर कीजिए। उनके पिताजी एस.ए. चंद्रशेखर एक कैथोलिक परिवार से आते हैं और उनका मूल क्षेत्र थंगाचिमंदम लंबे समय से मिशनरी प्रभाव का केंद्र माना जाता रहा है। इसके बाद आता है लायोला नेटवर्क। विजय के चाचा जेवियर अल्फोंस ने लायोला कॉलेज जैसे प्रभावशाली जेसुइट संस्थान का नेतृत्व किया, जबकि दूसरी चाचा जेवियर ब्रिटो ने विजय को शुरुआती फिल्म करियर को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाई। टीवीके के गठन के बाद लायोला से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय एलुमनाई नेटवर्क की गतिविधियों में भी तेजी आने की खबर सामने आई, जिनमें फंड रेजिंग, नेटवर्किंग और वैश्विक संपर्क कार्यक्रम शामिल थे। जेसुइट संस्थाओं की कार्यशैली हमेशा से लंबी अवधि के संस्थागत प्रभाव पर आधारित मानी जाती रही, जो पीढ़ियों और दशकों के पार काम करती रही। चुनाव के दौरान चर्च से जुड़े राजनीतिक संदेशों ने इस बहस को और गहरा कर दिया। रिपोर्टर्स के मुताबिक कुछ कैथोलिक बिशप द्वारा चर्च के माध्यम से ऐसे पर्चे बांटे गए जिनमें भाजपा के खिलाफ रणनीतिक मतदान की अपील की गई है। इसके बाद टीवीके ने दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति आरक्षण देने का वादा भी किया। यहीं पर विचारधारा और आर्थिक हितों का संगम दिखाई देता है। When government jobs, scholarships and reservation-based benefits become linked to religious identity, their social and political impact can be far-reaching. आलोचकों का मानना है कि इससे भविष्य में
राज्य में धर्मांतरण की राजनीति और सामाजिक समीकरण स्थायी रूप से बदल सकता है। और यही कारण है कि इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ तमिलनाडु के सामान्य राजनीतिक रूप में नहीं देखा जा सकता है मित्रों। तमिलनाडु ऐतिहासिक रूप से भारत के कैथोलिक मिशनरी गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र रहा है। ऐसे में जब एक नई राजनीतिक शक्ति तेजी से उभरती है और उसके पीछे अपार धन, अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क, धार्मिक संस्थागत प्रभाव और संगठित राजनीतिक ढांचा दिखाई देता है, तो स्वाभाविक रूप से बड़े सवाल उठते ही है। दिल्ली की सत्ता, खुफिया एजेंसियां और नीति निर्माता निश्चित रूप से इस घटनाओं पर नजर रखे हुए होंगे और इसलिए टीवीके का उभार कई लोगों को सिर्फ एक अभिनेता की लोकप्रियता से पैदा हुई राजनीति का लहर नहीं लगता है। ये कहानी कहीं अधिक संगठित, बहुस्तरीय और रणनीतिक भी दिखाई देता है। अब आगे क्या होना है ये तो भविष्य की गर्भ में है, लेकिन जो चीजें सामने आ रही है वह मैं आपके बता रहा हूं। आज के लिए मित्रों इतना। तमिलनाडु में आगे आने वाला दिन में क्या क्या और राजनीतिक उठापटक होगा उस बारे में हम आगे आपके सामने रखेंगे। आज जो विषय रखा उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे और खुलासा आपके सामने रखेंगे। उदय इंडिया से जुड़े रहिए, उदय इंडिया सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।